Hello, aspirants. This is Yash, and welcome back to City Point. So, what is our today's goal to learn about? In the last session, we concluded with the subordinate conjunction as comparison. So, the same we have to continue. We have to learn about the subordinate conjunctions as concession. So, there are a lot of or varieties of conjunctions you can say which act as a subordinate ones, which indicate concession in grammar. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कंसेशन मतलब क्या होता है? कंसेशन मतलब आप मेरे को बताओगे. कंसेशन आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा. तो यू विल बी टेलिंग मी द मीनिंग ऑफ कंसेशन. तो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस which act as concession, or you can say which express concession in what, in a particular statement. ठीक है. और काम तो वही होता है कंजंक्शन का, जोड़ना, दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा. चलो इसमें ये सारी आपकी कंजंक्शंस काम आएगी. डू सुना होगा, हाउएवर ऑल्दो भी सुना होगा, एज बहुत बार सुन लिया है ना. एज आपका एडवर्ब भी है, प्रपोजिशन भी है, कंजंक्शन भी है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी, मतलब वही कंजंक्शन है. ठीक है, दो बार सुन लिया है कंजंक्शन में, है ना. नेवरदीलेस एक नॉट विद स्टैंडिंग भी होता है, उसके बाद वेयर एज. तो ये सारे कंसेशन में काम. कंसेशन मतलब कंट्रास्ट, मतलब देख लेंगे, पहले देखेंगे फिर समझेंगे, है ना. चलो सबसे पहले हम बात करेंगे डू या ऑल दो की. ठीक है, या ऑल दो भी कहते हैं कुछ कुछ लोग इसको. मैं डू या ऑल दो ज्यादा बोलना प्रेफर करता हूँ. ठीक है, तो ये इसकी हिंदी सबसे पहले जान लो. हालांकि, हालांकि मतलब ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट को इंडिकेट करेगा जो ऑपोजिट होगी यो आपके प्रीवियस आइडिया से. ठीक है, पहले रीड आउट द डेफिनेशन कर लेते हैं. ठीक है, तो ये क्या कहता है, द कंजंक्शन यूज्ड टू मीन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट. मतलब आपने कोई बात कह दी है, ठीक है, तो आपको अब दूसरे स्टेटमेंट में एक ऐसी बात करनी है जो अपोज करेगी आपकी पहली वाली बात को, यानी कि पहले आइडिया को या पहली थीम को. ठीक है, हालांकि हम क्यों यूज करते हैं? हालांकि हम जब यूज करते हैं जब दोनों सेंटेंसेस आपके इक्वल ना हो, डिफरेंट हो इन आइडिया एक्चुअली. ठीक है, जैसे कहता ना, हालांकि मैं बहुत मोटा हूं लेकिन मैं 2 किलोमीटर एक रेगुलर भाग सकता हूँ. तो इस तरीके से मतलब मोटा भी हूँ, रेगुलर भाग भी सकता हूँ, तो दोनों आइडिया डिफरेंट हो गए. तो इस तरीके से आप क्या यूज करोगे? ऑल दो या दो का यूज करोगे. उसके बाद पहले बात करेंगे ऑल दो की, लेकिन क्योंकि दोनों में ना हल्का सा डिफरेंस है. वैसे तो इनकी हिंदी है ना सेम होती है. अरे मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूँ जब यहाँ पे लिख चुका हूँ, तो है ना. तो ऑल दो और दो, वैसे तो इनकी हिंदी और मीनिंग दोनों सेम होता है, लेकिन हल्का सा स्लाइटली डिफरेंस है व्हेन यू हैव टू एम्प्लॉय देम इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट. ठीक है, कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देखेंगे. तो ऑल दो की पहले बात करेंगे, फिर अगली स्लाइड में हम दो की बात करेंगे. ठीक है, ऑल दो कब यूज होता है? इट इज यूज अलॉन्ग विद. अच्छा, पहली बात आपको ध्यान रखना है कि ऑल दो अगर सेंटेंस में है तो हमेशा बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस के अंदर आएगा. ठीक है, हमेशा सेंटेंस की दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस मतलब सब हमेशा शुरुआत में आएगा. जिस भी सेंटेंस में ये होगा वो सेंटेंस शुरुआत में आएगा व्हेन यू आर यूजिंग ऑल दो. ये कभी भी लाइक अदर, अनलाइक अदर सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस उनकी तरह काम नहीं करता है. जैसे अदर कुछ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है बीच में भी आ जाती है दो सेंटेंसेस के, लेकिन ऑल दो कभी भी सेंटेंस के बीच में नहीं आएगा. ठीक है, अब उसके बाद क्या ध्यान रखना है कि भाई इट इज यूज्ड अलोंग विद द फर्स्ट एक्शन व्हेन देयर आर टू एक्शंस और थिंग्स. ये बता ही दिया है मैंने आपको. एक बात और ध्यान रखनी है, ऑल दो को अप्लाई करने से पहले, यूज करने से पहले, ऑल दो जिस भी क्लॉज में आ रहा है वहां पे दोबारा बट का यूज नहीं होगा, स्टिल का यूज नहीं होगा और येट का यूज नहीं होगा. ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है. ठीक है, ऑल दो को यूज करने से पहले. अब आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. आई विल बी जॉइनिंग बोथ ऑफ द सेंटेंसेस इन फ्रंट ऑफ यू यूजिंग ऑल दो एंड वी विल बी सीइंग हाउ वी कैन डू सो. जैसे ही इज रिच, फुल स्टॉप, ही इज नॉट सेटिस्फाइड. ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि वह अमीर है, वह सेटिस्फाइड नहीं है. ठीक है, अब दो सेंटेंसेस को व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू जॉइन यूजिंग ऑल दो से जॉइन करते हैं. ठीक है, ये कैसे बनेगा? ऑल दो ही इज रिच, ही इज नॉट सेटिस्फाइड. ठीक है, हालांकि वह क्या है, अमीर है, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है. तो इस तरीके से यूज कर लो, कॉमा लगा दो. ठीक है, यानी कि ऑल दो आपको पता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो अगर वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो केवल और केवल डिपेंडेंट क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर आएगी. तो ये पूरा डिपेंडेंट क्लॉज है. ठीक है, और ये क्या है आपका? इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ठीक है, लेकिन ऑल दो हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर आएगा तो वो हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में लिखा रहेगा. और आपको इस बात का पता है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत में पहले मेन क्लॉज से पहले आपका डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाता है तो आगे आने वाले प्रिंसिपल क्लॉज से पहले कॉमा लगता है. ठीक है, तो हमेशा आप कॉमा लगाओगे व्हेन यू आर यूजिंग ऑल दो इन अ डिपेंडेंट क्लॉज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, अब मैंने आपको बोला ये सेंटेंस गलत हो गया. ऑल दो ही इज रिच येट ही इज नॉट सेटिस्फाइड. क्यों गलत हो गया है? वाई? बिकॉज बट, स्टिल और येट कभी नहीं लगता है किसके साथ? ऑल दो के साथ. ऑल दो के साथ नहीं लगता है, लेकिन दो के साथ येट लग जाता है, वो देखेंगे कैसे. ठीक है, तो ये हो गया आपका गलत. ठीक है, अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं ऑल दो का. ऑल दो शी अटेम्प्टेड मैनी गवर्नमेंट एग्जाम्स शी वॉज नॉट एबल टू क्रैक वन. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई हालांकि उसने बहुत ही गवर्नमेंट एग्जाम को अटेम्प्ट किया लेकिन वो कोई भी क्रैक क्रैक नहीं कर सकी. और ये बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग बात है. ठीक है, व्हेन उसको ही पता है जिसके साथ ये होता है. ठीक है, तो
मैंने रिलेटेबल एग्जांपल इंक्लूड किया था बिकॉज इट हैपन समटाइम्स विद द कैंडिडेट्स। ठीक है, तो मैं भी एक ही एग्जाम तक गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक ही कर पाया हूँ, एक ही कर पाया हूँ बस, बाकी नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये सही है। अब ये वाला देख लेते हैं गलत क्यों है। शी वॉजंट या शी वॉज नॉट एबल टू क्रैक वन ऑल दो शी अटेम्प्टेड मैनी गवर्नमेंट एग्जाम। ठीक है, एग्जाम्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, शायद वो छुप गया है उसके कारण। ठीक है, तो ये हो गया है गलत। क्यों गलत हो गया है, क्योंकि इसका मतलब ये है, मतलब तो वही है कि भाई उसने एक भी एग्जाम क्रैक नहीं किया, हालांकि उसने दिए बहुत, लेकिन ऑल दो बीच में आ गया। तो सेंटेंस की शुरुआत में कभी भी ऑल दो नहीं आता, ये मैंने आपको पहली ही बात बोल दी थी। तो ऑल दो के बारे में आई होप यू गॉट टू नो। अब हम बात करेंगे दो की, जो कि ऑलमोस्ट इसके सिमिलर ही है, बस कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो दो होता है और बट होता है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम सेम क्या होता है, मीनिंग होता है, मतलब सेम सेम वो एक्सप्रेस करते हैं व्हाट एवर इज द आइडिया। ठीक है, तो ये कंट्रास्ट करेंगे, कंट्रास्ट मतलब एक आइडिया को दूसरे से अपोज करेंगे। ठीक है, दोनों। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चूज द ब्लैक कलर बिकॉज यहाँ पे व्हाइट नहीं दिखेगा। तो दो और बट, दोनों का काम क्या होता है, एक स्टेटमेंट को अगेंस्ट करना, खिलाफ करना दूसरे स्टेटमेंट से, कैसे भी करे, अपोजिशन करे, कंट्रास्ट करे, कैसे भी। ठीक है, और ये क्या करता है, आपको इस बात में पता लगे कि दो और ऑल दो का काम सेम होता है। ठीक है, दो का भी और ऑल दो का भी। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे ऑल दो के साथ आप कुछ एक्स्ट्रा वर्ड यूज नहीं कर सकते थे, केवल कॉमा करके उसको आगे बिगिन करते थे, लेकिन दो के साथ आप येट लगा सकते हो। ठीक है, या कॉमा भी लगा सकते हो। तो दो के अंदर ये जो दो है, इसमें आपको एक चॉइस मिलती है प्रिंसिपल क्लॉज स्टार्ट होने से पहले यट लगाने की। कॉमा तो लग ही रहा है, कॉमा तो ऑल दो में भी लगता है, ऑल दो वाले सेंटेंस के अंदर। तो आप ऑल दो वाले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आई मीन, तो आप क्या कर सकते हो, ऑल दो के साथ यट लगा सकते हो। ठीक है, और एक बात और है डिसिमिलैरिटी दोनों के बीच में, ऑल दो हमेशा सेंटेंस के बीच में आता था, लेकिन दो बीच में भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है। सॉरी, मैंने क्या बोल दिया, मैंने, हाँ सॉरी, गलती से मैंने जल्दबाजी में बोल दिया। ऑल दो हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में आता था। ठीक है, तो ऑल दो हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में आता था, लेकिन दो जो है सेंटेंस की शुरुआत में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है। ऑल दो कभी भी सेंटेंस के बीच में नहीं आता, दो सेंटेंसेस के बीच में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में कभी भी ऑल दो नहीं आता है। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं तीन सेंटेंस है, तीन सेंटेंस में पर्टिकुलरली आपको सही से समझ में आ जाएगा ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एसोसिएटेड विद दैट कंजंक्शन। डू ही जॉइंड द पॉलिटिकल पार्टी येट ही कुड नॉट विन द इलेक्शन, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि मैंने डू को सेंटेंस की शुरुआत में लिख दिया है, पहली बात ये ध्यान रख, गौर करनी है आपको। दूसरा, मैंने येट का यूज करा है विद डू, तो पेयरिंग हो सकती है डू की किसके साथ, येट के साथ, कि भाई हालांकि उसने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, तो येट की हिंदी क्या है, फिर भी, पहले ही बता चुका हूं, येट एज अ कंजक्शन हिंदी क्या होती है, फिर भी वो इलेक्शन नहीं जीत सका। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत दो बात आपको समझ में आई कि भाई डू सेंटेंस की शुरुआत में लग सकता है, ठीक है, और उसकी पेयरिंग येट के साथ हो सकती है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, डू ही जॉइन द पॉलिटिकल पार्टी कॉमा ही कुड नॉट विन द इलेक्शन। ठीक है, अब ये भी सही है, क्यों सही है, क्योंकि डू सेंटेंस की शुरुआत में लिखा है, ठीक है, लेकिन अब जो है आप कॉमा भी लगा सकते हो, तो जरूरी नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी इन ग्रामर कि भाई आपको हमेशा और हमेशा कॉमा ही लगाना है, येट लगाना है डू के साथ। तो यू हैव टू चॉइसेस हाउ यू हैव टू यूज डू इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक है, आप या तो कॉमा लगाओ या येट लगाओ। और इस तरीके से थर्ड वाला भी सही है, ही कुड नॉट विन द इलेक्शन डू ही जॉइन द पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस ये ध्यान है कि अगर डू आप सेंटेंस की शुरुआत में लगा रहे हो तो बीच में भी लगा सकते हो। ठीक है, तो बीच में लगाओगे तो कॉमा और पेयरिंग का येट के साथ ध्यान रखने रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डू अनलाइक ऑल डू सेंटेंस के बीच में आ सकता है, दो सेंटेंसेस के बीच में। ये हो गया आपका मेन क्लॉज, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। सो इट कैन बी सैंडविच बिटवीन द टू सेंटेंसेस। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब है हाउएवर। हाउएवर का मतलब क्या था, हाउएवर पहले आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, हाउएवर बहुत बार एग्जाम में भी आता है, मतलब एग्जाम में कह रहा हूँ, राइटिंग्स में बहुत बार आप हाउएवर का यूज करते हो, लाइक व्हेन यू हैव टू शो सम कंक्लूजन, तो आप वहां पे हाउएवर का यूज करते हो। तो हाउएवर की पहले हम क्या बात करेंगे, हिंदी बात करेंगे। हिंदी क्या होती है, हिंदी तो देखो ऐसे मैं नहीं बता सकता, लेकिन इंग्लिश में जो लिखा है आपको समझ में आ जाएगा, नॉट मैटरिंग हाउ, कि भाई फर्क नहीं पड़ता जैसे भी या कैसे भी। ठीक है, तो नॉट मैटरिंग, नो मैटर वही वाला उसी से बना है कि भाई फर्क नहीं पड़ता हाउ, कैसे। ठीक है, तो हाउएवर इस तरीके से यूज होगा। हाउएवर के साथ ये है कि भाई हाउएवर आप तो सेंटेंस की शुरुआत में लिख दो या आप बीच में लिख दो, तो केवल ऑल्दो का सोचना पड़ता है कि सेंटेंस की शुरुआत में लिखना है, बीच में नहीं लिखना। बाकी सब कंजंक्शंस को आप सेंटेंस की शुरुआत में और बीच में दोनों जगह लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये ध्यान रखना है कि हाउएवर के साथ आप एडवर्ब या एडजेक्टिव दोनों का यूज कर सकते हो, मतलब करना जरूरी नहीं है, ऑल टाइम कर सकते हो। अगर आपको सेंटेंस के अंदर रिक्वायरमेंट है
किसी एडवर्ब की, एडजेक्टिव की यूज करने की आफ्टर हाउएवर, सो यू कैन यूज इट, ठीक है। तो डिपेंड करता है हाउ यू आर मेकिंग अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद है कि भाई स्टिल, बट और येट कभी भी हाउएवर के साथ यूज नहीं होता है, हाउएवर अकेला काम करता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। जैसे हाउएवर ही इज अ मिलियनेयर, ही वांट्स मोर, ये गलत हो गया। हाउएवर ही इज अ मिलियनेयर, ही वांट्स मोर, गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया, बताओ क्यों गलत हो गया है, कि गलत हुआ क्यों है। हाँ, इस तरीके से यूज होगा। मिलियनेयर क्या है, एक तरह का एडजेक्टिव है, ठीक है। तो अगर सेंटेंस में आप एडजेक्टिव यूज कर रहे हो आफ्टर हाउएवर, तो बाद में आपको एग्जैक्टली बाद हाउएवर के एग्जैक्टली बाद एडजेक्टिव का यूज करना है, या कोई एडवर्ब होगी तो उसका यूज करना है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव का एग्जांपल हो गया, विच यू यूज आफ्टर हाउएवर, ठीक है। एग्जैक्टली इमीडिएटली बाद हाउएवर के एडजेक्टिव का यूज करना है इफ यू आर यूजिंग दैट, ठीक है। तो हाउएवर मिलियनेयर ही इज, ठीक है, ही वांट्स मोर, कि भाई फर्क नहीं पड़ता कितना भी मिलियनेयर हो वो, ठीक है, कैसा भी मिलियनेयर हो वो, उसे और मांगता है, ठीक है। उस और मतलब उसे और चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। उसके बाद है हाउ एवर लाउडली यू स्पीक आई विल नॉट हियर, ठीक है। ये भी फर्क नहीं पड़ता कितना भी लाउडली, अब यहाँ पे लाउडली पता है क्या एडवर्ब है, तो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों बिल्कुल अटैच होके काम करते हैं हाउ एवर से, ठीक है। तो हाउ एवर लाउडली यू स्पीक आई विल नॉट हियर, तो फर्क नहीं पड़ता कितना भी तेज तुम बोल लो, मैं नहीं सुनूंगा। यहाँ पे मैं की जगह मतलब शी होना चाहिए था, है ना, शी विल नॉट हियर, वो ज्यादा सूट करता। चलो, ही कुड नॉट गेट सेलेक्टेड हाउएवर ही स्टडीड फॉर ओलंपियाड्स, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया पहले तो कि भाई हाउएवर सेंटेंस के बीच में यूज हो सकता है, और यहाँ पे एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं लगाया हाउएवर के बाद, मतलब जरूरी नहीं है कि हाउएवर के बाद आप इमीडिएटली बाद, मतलब जरूरी नहीं कि आप सेंटेंसेस बनाओ जिसमें हाउएवर के साथ एडजेक्टिव और एडवर्ब हो। अगर नीड है ऐसे सेंटेंस की तो बना सकते हो, बाकी दो सेंटेंसेस को अकेला ज्वाइन करने का भी काम करता है हाउएवर, लाइक दिस वन, कि बट ही कुड नॉट गेट सेलेक्टेड हाउएवर ही स्टडीड फॉर ओलंपियाड्स, कि भाई वो सेलेक्ट नहीं हो सका, फर्क नहीं पड़ता, या वेदर मतलब भले ही उसने पढ़ाई की हो ओलंपियाड्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखोगे हाउएवर को, ठीक है। या इस तरीके से भी याद कर सकते हो, समझ सकते हो इसको, कि भाई ओलंपियाड्स की पढ़ाई करने के बावजूद या करने पर भी वो सेलेक्ट नहीं हो सका एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन एम्प्लॉय हाउएवर। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। हाउएवर समझ लिया, अब है आपका एज। देखो एज ये पता है कौन सा वाला, कंजंक्शन वाला ही है, लेकिन मैंने आपको बताया था कंजंक्शन में जो एज होगा वो कैसे यूज होगा। इस केस में कंजंक्शन वाले में एज यूज होता है इन प्लेस ऑफ डू, ठीक है। तो डू की जगह आप एज एज अ कंजंक्शन को यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, वी विल बी लुकिंग एट दिस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चूज व्हाइट कलर अगेन, ठीक है। तो डू की जगह कैसे यूज कर सकते हो, पहले आप देख लो डू का एक सेंटेंस, ये डू का सेंटेंस देख लो, डू ही वॉज नोविस येट ही वर्कड केयरफुली। तो डू का पेयरिंग येट के साथ हो सकता है, मैंने बता रखा है पहले ही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हालांकि वो नोविस था, नोविस मतलब क्या हो गया, नोविस हो गया इन एक्सपीरियंस, नौसिखिया। हालांकि वो नौसिखिया था, फिर भी उसने सही से काम किया, उसने सही से काम किया। अब यहाँ पे आप एज लगा सकते हो इन प्लेस ऑफ डू। तो बस एज का एज अ कंजंक्शन इन दिस केस एज अ कंसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट, व्हाट, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। तो मतलब जब एज एज अ कंसेशन फ्रेजेस में काम करता है इन एज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो वहां पे एज का मतलब क्या होता है, डू होता है। तो आप एज को डू की जगह रिप्लेस कर सकते हो, और इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कोई रोल नहीं है एज का एज अ कंजंक्शन इन कंसेशन, ठीक है। अब यहाँ पे डू ही वॉज नोविस येट ही वर्कड केयरफुली को मैंने यूजिंग एज कैसे कन्वर्ट किया, देखो नोविस एज ही वर्कड केयरफुली, नोविस को पहले लगा दी, यानी कि एडजेक्टिव या कोई भी कॉम्प्लीमेंट है उसको पहले लगा दो, एज बाद में फिर सब्जेक्ट आएगा, इस तरीके से ध्यान रखना है बस, ठीक है। हिंदी वही है, ठीक है। नोविस एज ही वर्कड केयरफुली, भाई भले ही वो क्या था, हालांकि वो क्या था, नॉविस था, इनएक्सपीरियंस था, नौ सीखिया था, फिर भी उसने सही से काम किया या सावधान पूर्वक काम किया। उसके बाद है डू ही वॉज एक्सपीरियंस्ड येट ही वर्कड नेग्लिजेंटली, ठीक है। डू ही वॉज एक्सपीरियंस्ड येट ही वर्कड नेग्लिजेंटली, अब देखो ये सेंटेंस बिल्कुल ऑपोजिट बना दिया ना, बढ़िया बन गया ना, कि भाई हालांकि वो एक्सपीरियंस था, फिर भी उसने असावधान पूर्वक काम किया, मतलब सही से काम नहीं किया, ठीक है। तो डू की जगह यहाँ पे भी मैंने एज लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपीरियंस को उठा लो आगे रख दो, एक्सपीरियंस एज ही वॉज, एक्सपीरियंस एज ही वॉज ही वर्कड नेग्लिजेंटली, कि भाई उसके एक्सपीरियंस होने का कोई फर्क नहीं पड़ा, ये हालांकि वो एक्सपीरियंस था फिर भी उसने बेवकूफों की तरह काम किया, ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप यूज करोगे एज, ठीक है, एज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इन प्लेस ऑफ डू, ठीक है।
अब एज भी कंप्लीट हो गया, अब देखते हैं क्या है आपका वेयर एज। वेयर एज भी बहुत सिंपल है, ठीक है। वेयर एज भी क्या करता है, ऑपोजिट मीनिंग को इंडिकेट करने के लिए इन टू ऑफ दी सेंटेंसेस काम आता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी अगेन चूज द ब्लैक कलर। तो जैसे क्या हो गया आपका, द कंजंक्शन वेयर एज इज यूज टू हाईलाइट एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स और फैक्ट्स, ठीक है। दो सिमिलर थिंग्स हो, मैटर हो या फैक्ट्स हो, ठीक है, दोनों में इंपॉर्टेंस जो डिफरेंस होता है ना, इंपॉर्टेंट डिफरेंस उसको इंडिकेट करेगा, ठीक है। दो सिमिलर वस्तुओं में, दो सिमिलर आइडिया में, दो सिमिलर थीम में कैसे करेगा देख लेते हैं। अच्छा एक बात और है, ये इसमें वो नहीं आएगा। इट इज टेकन प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के सेंटेंस के बीच में भी आ जाता है वेयर एज, और पहले भी आ जाता है, ठीक है। तो केवल और केवल आपको ना ऑल्दो में ध्यान रखना पड़ता है कि ऑल्दो को सैंडविच नहीं करो दो सेंटेंसेस या दो क्लॉज के बीच में। बाकी सभी जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है सेंटेंस के बीच में भी आ जाती है, शुरुआत में भी आ जाती है, ठीक है। जैसे शी प्रेफर्स टू मिल्क वेयर एज आई प्रेफर टू वाइन, ठीक है। यहाँ पे पता है दोबारा ये लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कॉमन नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा बताओ क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो वेयर एज है वो इसी सेंटेंस का पार्ट है, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे स्टार्ट होता है, यूजिंग सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गई, है ना। तो इस तरीके से आपको हमेशा याद रखना है। तो शी प्रेफर्स टू मिल्क वेयर एज आई प्रेफर टू वाइन, इसका मतलब क्या हो गया, वह दूध पीना पसंद करती है और मैं वाइन पीना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो वेयर एज क्या कर रहा है, दोनों में डिसिमिलैरिटी, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है वो बता रहा है। दोनों ही कुछ ना कुछ खाने पीने का काम करते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के खाने पीने में, कि भाई वो दूध पीती है, मैं वाइन पीता हूँ, इस तरीके से। बढ़िया सेंटेंस है ना। उसके बाद है, सेंटेंस की शुरुआत में भी आप लिख सकते हो वेयर एज को। जैसे वेयर एज स्वीडन हैज वेरी कोल्ड विंटर्स, यूके विंटर्स आर क्वाइट माइल्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई स्वीडन की जो ठंड है बहुत, मतलब उसकी जो ठंड है बहुत ज्यादा ठंडी है, ठीक है, ठंड जो है बहुत ज्यादा ठंडी है। लेकिन जो यूके की विंटर है वो थोड़ी सी माइल्ड है, माइल्ड मतलब मॉडरेट है, ठीक है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो वेयरएस को, मतलब हल्का सा डिफरेंस, मतलब दोनों में देखो वेयरएस का काम क्या है कि दो सिमिलर वस्तुएं हैं, दो सिमिलर आइडिया है, दो सिमिलर थीम है, तो दोनों में हल्का सा कोई ना कोई डिफरेंस होता है ना, वो हल्का सा वो बताता है, या इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो होता है दोनों में वो बताता है वेयरएस, ठीक है। स्वीडन में भी ठंडी पड़ रही है और यूके में भी ठंडी पड़ती है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, छोटा सा, कि स्वीडन की जो ठंडी होती है वो ज्यादा ठंडी होती है, लेकिन जो यूके की होती है वो थोड़ी मॉडरेट होती है। क्योंकि एक्चुअली सिंपल सी बात है, जो स्वीडन है वो और ऊपर पड़ता है आपके पोल के, नॉर्थ पोल के, लेकिन जो यूके है थोड़ा सा नीचे पड़ता है, तो हो सकता है कि ये स्टेटमेंट सही हो। चलिए उसके बाद है आपका, द कंजंक्शन वाइल कैन आल्सो बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वेयर, वेयर एज आई मीन, ठीक है। तो वेयर एज की जगह वाइल का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे शी प्रेफर्स टू मिल्क वाइल आई प्रेफर टू वाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, हिंदी दोनों की सेम है। तो वेयर एज भी समझ में आ गया। वेयर एज में क्या समझ में आया कि या तो सेंटेंस की शुरुआत में लिख दो या सेंटेंस के बीच में लिख दो, और इसका काम क्या है, दो सिमिलर आइडिया थीम या वस्तुओं के बीच में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिफरेंस को इंडिकेट करना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आई थिंक कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट है। नेवरदीलेस, नेवरदीलेस की हिंदी क्या होती है, ऐसा होने पर भी। नेवरदीलेस की हिंदी क्या होती है, ऐसा होने पर भी, ठीक है। ये भी आपको पॉजिटिव मीनिंग को ऑलमोस्ट इंडिकेट करेगा, या अपोजिट एक्सप्रेशन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या होता है, टू मीन इंस्पायर्ड ऑफ। इंस्पायर्ड ऑफ का मतलब क्या होता है बताओ, इंस्पायर्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, के बावजूद। अच्छा एक हल्का सा डिफरेंस बता दो, एक होता है इंस्पायर्ड ऑफ, ठीक है, एक होता है डेस्पाइट, ठीक है। दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन दोनों पता है इक्वल कैसे होते हैं, ऐसे, ठीक है। तो इंस्पाइट ऑफ अलग लिखा जाता है, डेस्पाइट पूरा एक होता है। डेस्पाइट के बाद ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंस्पाइट के बाद ऑफ लगाने की जरूरत होती है, छोटा सा डिफरेंस भी ध्यान रखना, ठीक है। इन दोनों का हिंदी क्या होती है, इसकी बजाय, ठीक है, या इसके बावजूद, इस तरीके से इसकी हिंदी होती है, ठीक है। तो ये वही है, कंसेशन करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं किसी भी दो एक्शंस के बीच में, ठीक है। दोनों का मतलब सेम है, इसके बावजूद, ठीक है। अब देखो जैसे नॉट विल स्टैंड भी होता है, वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेवरदीलेस का मतलब हिंदी बता रहा हूँ, मैं गूगल में जो सर्च करोगे ना वही हिंदी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे ही पढ़ाता था, मतलब जब हिंदी बतानी होती थी। तो नेवरदीलेस की जो हिंदी है वो ये है कि ऐसा होने पर भी। अब देखेंगे सेंटेंस, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट नेवरदीलेस ही इंडल्ज इन ब्राइबिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, वह बहुत ईमानदार था, ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी वो ब्राइबिंग में या घूस जो होती है, घूस में लिप्त हो गया, इस तरीके से बोला जाएगा, ठीक है। तो नेवरदीलेस क्या कर रहा है कि भाई एक पॉजिटिव बात बता रहा है, एक नेगेटिव बात को बता रहा है, ठीक है। तो ये कंसेशन वाली जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, इनका काम ही होता है कि एक आइडिया को किसी दूसरे दूसरे आइडिया के साथ जोड़ना, ठीक है। तो नेवरदीलेस की हिंदी क्या हो गई,
ऐसा होने पर भी वो ईमानदार था, फिर भी या ऐसा होने पर भी वो घूसखोरी में चला गया। अब आपका नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया? इसके बावजूद। ऑलमोस्ट सेम सेम वही हिंदी है, सभी का यही काम है कि भाई एक डिफरेंट आइडिया को दूसरे डिफरेंट आइडिया के साथ ज्वाइन करना। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, वही देखो, इन स्पाइट ऑफ हो गया ना, वही हिंदी है इसकी। तो नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया? इसके बावजूद। ठीक है, जैसे एग्जांपल पढ़ते हैं सीधा। नॉट विद स्टैंडिंग दैट ईस्टर्न हैड नो प्रॉपर नॉलेज ऑफ हिज स्ट्रीम, द इंटरव्यूअर्स recommended हिम फॉर हायर बेस्ड ऑन हिज ग्रेट पोटेंशियल। ठीक है, मतलब कि भाई उसकी बहुत अच्छी नॉलेज ना होने के बावजूद उसकी फील्ड में। ठीक है, तो अपने मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि भाई इसके बावजूद कि ईस्टर्न के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं थी उसकी फील्ड की, उसकी स्ट्रीम की, जो इंटरव्यूअर्स थे उसको रेकमेंड किया उन्होंने हायर के लिए। हायर मतलब हायर करने के लिए, मतलब अपने पास बुलाने के लिए, कंपनी में इंक्लूड करने के लिए, बेस्ड ऑन इज ग्रेट पोटेंशियल, उसके पोटेंशियल के बेस पे। ठीक है, तो देखो एक है बुरी बात, एक है अच्छी बात। बुरी बात क्या है कि उसको नॉलेज नहीं थी अच्छी। उसको अच्छी नॉलेज नहीं थी। ठीक है, उसको अच्छी नॉलेज नहीं थी, ये हो गई आपकी बुरी बात, नो प्रॉपर नॉलेज। ठीक है, अच्छी बात क्या हो गई आपकी कि भाई इंटरव्यूअर्स ने फिर भी उसको रेकमेंड कर दिया। यानी कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होती हैं, जो कंसेशन का काम करती हैं, ये सारी इनका काम, कंसेशन वाली की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जितने भी हमने पढ़ी, कंसेशन वाली पढ़ी है, कंट्रास्ट वाली पढ़ी है, ये एक आइडिया को दूसरे डिसिमिलर आइडिया के साथ जोड़ते हैं, बस यही काम है। ठीक है, तो एंड विद दिस आवर सेशन इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो थैंक यू फॉर बीइंग अटेंटिव। तो आज का सेशन भी ज्यादा ना बड़ा था ना छोटा था, ठीक ठाक था। तो आज के सेशन में वी लर्नड अबाउट दी सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस व्हिच आर बेस्ड ऑन कंसेशन। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। अब हम मिलेंगे इन विच सेशन, द नेक्स्ट सेशन विद व्हाट, विद अ न्यू टॉपिक, इन विद अ न्यू क्लासिफिकेशन एक्चुअली इन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, बिकॉज अभी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी और भी है। उसके बाद हम कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, है ना? Until then, what you have to do? You have to keep on learning, and bye bye and sayonara.